इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी से भी पूछिए क्या आपके पास समय है किसी की मदद करने के लिए, तो एक बारगी वो इंसान सोच में जरूर पड़ जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वह शख्स ना कहकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारे इसी समाज के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ समाज के अन्य लोगों, शोषितों, वंचितों, जरूरतमंदों के लिए भी अगर वक्त निकालकर कुछ ऐसा कर रहे हों जो अद्भुत हो, लोगों का उससे भला होता हो, तो आप भी कहेंगे अरे वाह। भला ऐसा अगर कोई है तो वह ईश्वर का काम कर रहा है। आज की कहानी में ऐसे ही लोगों से आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं और हिंदी के महाविद्वान आचार्य चंद्रबली पांडे की पुण्य स्मृति में स्वांत सुखाय सेवा प्रकल्प चंद्रबलीपुर नामक संस्था से यह पुनीत कार्य अंजाम दे रहे हैं। यह संस्था आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर नासिरुद्दीनपुर सठियाओं में स्थित है। इस संस्था के माध्यम से प्रत्येक बृहस्पतिवार को निःशुल्क यहाँ पर जिले के कोने कोने से आए लोगों का इलाज होता है। इस काम में बाकायदा डॉक्टरों का एक ग्रुप लगा हुआ है, साथ ही जूनियर डॉक्टरों की टीम भी लगी रहती है जो निस्वार्थ भाव से मानवता के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जब हमने संस्था के विजय शंकर पांडे से ये जानने की कोशिश किया कि आखिर वो इस तरह के काम को क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है इस तरह के कामों को करने के पीछे, तो उन्होंने जो जवाब दिया हमें उसे आप भी सुनिए, फिर आगे बताते हैं आपको। मैं विजय शंकर पांडे, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल लाइन में मेरा ऑफिस। ये मेरा घर है और मैं यहाँ ही मेरा जन्म हुआ है। और यह कार्यक्रम जब मेरे पिताजी थे 2003 में वो जब गुजरे हैं तब से ये कार्यक्रम चल रहा है, और 2012 से ये रेगुलर चल रहा है। और 2017 से ये स्पेशलाइज्ड कैंप लगता है हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को, जिसमें विकलांग बच्चे, विकलांग बड़े, सबकी हम इस तरह से चेष्टा करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, हिस्ट्री लेने के लिए जूनियर्स आते हैं, हिस्ट्री ली जाती है तो वो आंखों में आंसू आ जाता है कि भाई ये कैसे ऐसा हुआ, ये कैसे इनकी विकलांगता आई। और मैं तो खैर यहाँ और दवाइयाँ देता रहता हूँ, मैं किसी को देख नहीं पाता हूँ, पर जब मेरे डॉक्टर्स कहते हैं कि सर ये चलने लगा, ये बच्ची बोलने लगी, तब मैं उधर देखता हूँ तो मुझे बड़ा मतलब इतना हर्ष होता है कि भाई यहाँ के प्रयास से, मेरे डॉक्टरों के प्रयास से, और ये इस तरह के लाभ लोगों को मिल रहे हैं और लोगों का इतना उपकार हो रहा है, भाई बड़ी संतुष्टि होती है। उद्देश्य तो स्वांत सुखाय है, मेरी संस्था का नाम भी स्वांत सुखाय है, और मैं केवल और केवल अपने सुख के लिए ही करता हूँ। मुझे जिसको शांति मिलती है वो मैं करता हूँ। ये है मेरी संस्था। काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, पर अभी रजिस्ट्रेशन इसका हमने 2019 में ही कराया है, और अभी इसका ATG और इनकम टैक्स में सारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और सारा काम हम करते हैं। पर अभी हमने कहीं किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया है, हम सब कुछ स्वयं करते हैं, तो इसलिए ये स्वांत सुखाय है। हमारी न्यूज टीम हर एक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। आचार्य चंद्रबली पांडे की पुण्य स्मृति में एक छोटा सा पुस्तकालय भी यहीं स्थित है, जिसमें उनके द्वारा रचित बहुत सी पुस्तकें व अन्य लेखकों या विषयों की किताबों के साथ साथ वहां रखे गए इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान को देखकर हम ठिठक गए। फिर सोचा ये आजमगढ़ की माटी है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की बात ही कुछ ऐसी है कि ये सब सामान्य बात है यहाँ के लोगों के लिए। फिर इसी बीच अचानक से सूचना मिलती है कि आजमगढ़ रेंज के DIG सुभाष चंद्र दुबे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। तो हमारा कैमरा घूम गया सड़क की तरफ। सड़क पर DIG सुभाष चंद्र दुबे और उनके प्रोटोकॉल में चल रही पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। मेजबान बढ़ते हैं मेहमान के स्वागत में, और DIG सुभाष चंद्र दुबे बढ़ते हैं हिंदी के उस महाविद्वान आचार्य की तस्वीर की तरफ, जिनके तेज और संघर्ष से हिंदी को उन्होंने अभिसिंचित किया था, राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए संघर्ष किया था।
डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे उन्हें नमन करते हैं, फिर घूम घूम कर हर एक काम को बड़ी तन्मयता से देखते हैं। डॉक्टरों से मिलते हैं और विजिटर रजिस्टर में यहां आकर उन्हें कैसा लगा उस अनुभव को भी साझा करते हैं। इसके बाद विजय शंकर पांडे ने डीआईजी आजमगढ़ का माल्यार्पण कर उन्हें अंग वस्त्रम पहनाया और आचार्य चंद्रबली पांडे का चित्र भी भेंट किया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जब से उन्होंने मंडल की कमान संभाली है, तब से पुलिस और जनता को उन्होंने करीब लाने की कोशिश की है। लगातार सामाजिक आयोजनों में हिस्सा लेकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सभी को मिलकर समाज को नवसृजित करने की जरूरत है। हमारे संवाददाता वसीम अकरम ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि यहाँ आकर अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन निश्चित ही समाज के लिए एक बेहतर आदर्श है। पहले आप डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे से हुई बातचीत को सुनिए। हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ डीआईजी रेंज साहब मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आप एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं, मेडिकल कैंप है, और ये सर्वविख्यात आचार्य चंद्रबली पांडे जी की पुण्य स्मृति में चलने वाला कार्यक्रम है। तो इसमें सर आपको भाग लेकर के आकर के कैसा लगा? देखिए, कोई भी रचनाकार हमेशा अपनी रचना धर्मिता से समाज को, राष्ट्र को हमेशा मूल्य योगदान देता है। आचार्य चंद्रबली पांडे जी, इनकी पुण्य स्मृति में ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के शिविर और इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों को और मजबूत करते हैं, सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। और चिकित्सा विज्ञान तो एक ऐसा विज्ञान है जो धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, लिंग आज सारे भेदों से रहित है। यानी कि मेडिकल की आवश्यकता तो हर किसी को होती है। तो इस प्रकार के निःशुल्क चिकित्सा शिविर जिसमें अच्छे डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करके बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं पाते, उनको निःशुल्क मार्गदर्शन करके या उनको मेडिकल एड उपलब्ध करा करके सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा सराहनीय सेवा का कार्य करते हैं। इस कड़ी में आचार्य चंद्रबली पांडे की मेमोरी में जो यहाँ पर आयोजक लोगों ने आयोजन किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, ये 2012 से ही चल रहा है ये कैंप, अनवरत चल रहा है। कोरोना के समय में कुछ समय तक बंद था, तो यहाँ की जो टीम अनवरत लोगों की सेवा कर रही है, उनके लिए क्या कहें? देखिए, बहुत पहले से ही कहा गया है कि मानस में तुलसीदास जी ने एक लाइन में परोपकार का और पाप पुण्य का बहुत अच्छा वर्णन किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों को हित करने से बड़ा, दूसरों का भला करने से भला कोई धर्म नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में अनवरत रूप से जो एक लोगों को मेडिकल एड देने की आयोजन की कड़ी लगातार आपने बताया 2012 से जारी है। मैं चाहूँगा कि ये अनवरत, अविरल, अविचल गति से लगातार भविष्य में भी दैदीप्यमान धारा में प्रवाहित होती रहे। भविष्य में भी बहुत सारे लोग यहाँ के इस आयोजन से जो लोग लाभ ले सकते हैं वो इसका लाभ लें, और इस प्रकार के आयोजन अन्य जगहों पर भी प्रेरित होकर के लोग करें। अपने क्षेत्र के लोगों को भी इस प्रकार से चिकित्सा सहायता या अन्य जो सामाजिक सरोकारों से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको प्रदान कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर, आप आजमगढ़ रेंज के डीआईजी हैं। आखिरी सवाल है सर, पुलिसिंग के साथ साथ आप लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में या इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत करते हैं। कहीं ना कहीं आपका ये प्रयास है कि सामाजिक दूरी जो है पुलिस और जो समाज के अन्य लोग हैं उनके बीच की खाई पड़ती रहे, इस तरह के आयोजन परस्पर होते रहें, आप लगातार प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या बदलाव आया है लोगों की सोच में, या इस तरह के आयोजनों से लोगों की सोच में क्या परिवर्तन है? देखिए, पुलिस एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में हमारा कानून को लागू कराने का या किसी प्रकार के अपराध होने पर दंडात्मक कार्रवाई के दायरे में लाने का प्रावधान है, वो जो विधान है उसका हम पालन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो इमरजेंसी पीरियड के लिए होता है। उससे अतिरिक्त जो भी हमारे पास समय होता है, उस समय पर लोगों के सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके, लोगों की समस्याओं को, जो अपराध से अतिरिक्त अन्य चीज़ों से भी रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको जान करके और उनको दूर करने की कड़ी में जो कुछ भी हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं उसको लगातार करते हैं। और ये हमारा बीट का सिपाही से लेकर के हमारे पुलिस विभाग के सर्वोच्च मुखिया द्वारा अनवरत रूप से किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के प्रयास निश्चित रूप से सामुदायिक पुलिसिंग
की भावना को मजबूत करते हैं, क्योंकि पुलिस व्यवस्था अंततः लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वो उनके ही लिए है, उनके भले के लिए है। उनके ही बीच के लोग पुलिस में आते हैं। हमारे पुलिस विभाग के 90% से ज़्यादा कर्मचारी जो आरक्षी श्रेणी के हैं या सब इंस्पेक्टर श्रेणी के हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही उनमें 99% लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में पुलिस वाला बनने से पहले भी हम लोग रहे हैं, पुलिस वाला बनने के बाद भी हैं, और पुलिस वाले जब नहीं रहेंगे एक सीमा के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, तो भी उन्हीं के बीच में होंगे। तो मेरा मानना है कि पुलिस भी इसी समाज का अपरिहार्य, अभिन्न और अविच्छिन्न अंग है, जिसको समाज को और पुलिस को दोनों को एक दूसरे से कदम ताल करके चलना चाहिए। इसके बाद हमने दूर दराज से आए मरीजों में से कुछ लोगों से बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अपने बच्चों को लाते रहते हैं इलाज के लिए। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, हमें इससे बड़ी राहत पहुँचती है। मरीज अपने परिजनों के साथ आए थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी को इस मेडिकल कैंप से बड़ी उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं ये मेडिकल कैंप दूर दराज से आए इन लोगों के लिए बड़ी राहत का सबब बना हुआ है। नाम क्या है? हमारा नाम आशा है। आशा, यहाँ पे क्यों आए हैं आप मेडिकल कैंप? दवा के। हाँ? दवा ले आए। दवा लेने की? किसके लिए? बीसू के। बच्चे के लिए? हाँ। क्या दिक्कत है इस बच्चे को? वो पैर से ना हाँ, ना चले ना। चल नहीं पाते? हाँ। अच्छा, तो पहली बार आई हैं आप? मैं बहुत 4-5 साल से करत हई। तो पहले से कुछ सुधार हुआ है? हाँ, कुछ सुधार है। सुधार है। हाँ। बाकी यहाँ पे दवाएं फ्री में मिलती हैं या पैसे वगैरह लिए जाते हैं? फ्री में मिलती है। फ्री में मिलती है। हाँ। 5-6 साल से कोई पैसा नहीं लगता? ना। लगता है, उम्मीद है बच्चे में जो सुधार हो रहा है उसको देख के लगता है कि ये चलने फिरने लगेगा? अब चले, डॉक्टर साहब बोला ना था कि चलेगा 5-6 साल का दिन निकल गया। पहले से कुछ अंतर है कि नहीं? हाँ, वो पैर में दर्द ना है, न पैर में दर्द हो पता लगता? वो अपने से ना ये पकड़ के ठड़ा करे पर गोड़ बहुत तनाव पर रहेला, वो गोड़ ढीला ना होला, होई फिर टाइट हो जाई। पुष्पा भारती। पुष्पा कहाँ से आई? मऊ से। मऊ से। तो क्या समस्या है यहाँ पे? मेरा बच्चा बोलता नहीं है। बच्चा बोलता नहीं है? अच्छा, तो ये जन्म से ही नहीं बोलता या अभी जाके ये समस्या हुई? मतलब इसमें पता चला 2.5 साल हुआ है। अच्छा, 2.5 साल हुआ है। अच्छा, तब से आपको पता चला कि ये बोलता नहीं है? मतलब हम लोग इसको बुलाते हैं तो नहीं बोलता है। हम देख रहे थे कि मरीजों के बीच में बैठकर कुछ जूनियर डॉक्टर मरीजों के केस को स्टडी कर रहे थे। हमें आश्चर्य हो रहा था कि 12 सालों से ज्यादा समय से चलने वाले इस सेवा कार्यक्रम को हम अब तक क्यों कवर नहीं कर पाए। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर जिस तरह से मरीजों को देख रहे थे वो अपने आप में अद्भुत था। मरीज के डॉक्टर के पास पहुंचने के साथ साथ डॉक्टर की टेबल पर मरीज से संबंधित सभी जानकारी एक पेपर में लिखी हुई पहुंच चुकी होती है। हमने डॉक्टर JL यादव से बातचीत किया। हमने उनसे समझने की कोशिश किया कि किस तरह के मरीज यहाँ आते हैं, इलाज करने के तौर तरीके क्या होते हैं, क्या वाकई में होम्योपैथी की दवाओं से लोगों को इस तरह का लाभ होता है, साथ ही डॉक्टरों के इलाज का क्या तरीका होता है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर JL यादव ने बड़ी तफसील से हमें हर एक जानकारी दी। हमने साथ ही जूनियर डॉक्टर से भी बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हम सभी अपने अनुभव को और बढ़ा रहे हैं। हमें अलग अलग तरह के मरीजों की बीमारियों को देखने और उन्हें समझने का मौका मिलता है, जिससे आगे हमें फायदा होगा। उन्होंने बताया कि ये काम करके उन्हें खुशी भी मिल रही है। मेरा नाम डॉक्टर JL यादव है और इस कैंप में हम लोग 2017 से मार्च या अप्रैल 2017 से हम लोग ये कैंप कर रहे हैं सर। 16 मार्च 2017 से हम लोग ये कैंप शुरू किए। सर के देख रेख में हम लोग ये कैंप अपना शुरू किए हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से अभी बताएं हम लोग कि मुख्य रूप से ऐसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर केस होते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो किसी भी साइंस के लिए बहुत चैलेंजिंग केस होता है, लेकिन होम्योपैथी साइंस में इसका इलाज कैसे होता है, सभी लोग कहते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है, सभी लोग कहते हैं हमारे यहाँ होता है, लेकिन आज मैं आपको पूरी तरह से बता दूं ये कैसे होता और
क्यों ऐसी विकलांगता आती है। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं किसी को बताऊं। तो होम्योपैथी साइंस के अनुसार ये साइंस ऐसी है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें केवल बॉडी ही नहीं, हमारा मन भी हमारी बॉडी के ही इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी मदर के पेट में कोई बच्चा है तो उसमें उसके सारे भोजन, पानी और जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं सब उसके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर जाता है। यहाँ तक कि अगर मदर इमोशनली डिस्टर्ब हुई है और इमोशनल उसका चेंजेज हुआ और उससे जो सिक्रीशन होता है केमिकल्स ब्रेन से, न्यूरोट्रांसमीटर्स के, वो भी उस बच्चे में जाते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन मदर के थ्रू वो बच्चा प्राप्त करता है। तो अब एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू जिस महीने में 9 महीने की प्रेगनेंसी में जिस महीने में वो बच्चे का कौन सा आर्गन बन रहा है ये देखते हैं और उस महीने में मदर को क्या शॉक लगा था, मुख्य रूप से क्या शॉक लगा और उससे कैसे केमिकल सीक्रेट हुए और उस बच्चे के अंदर चले गए। अब वो बच्चे का वो आर्गन्स या तो रुक गया बनना, कली के रूप में बना हुआ है, ऐसे ही ग्रोथ नहीं हुआ, आगे फर्दर ग्रोथ हो गई लेकिन वो आर्गन रुक गया। डीफ एंड डम है, चाहे सेरिब्रल पैल्सी है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग है। तो मदर